ज़बरदस्ती लोगों को अंधविश्वासों में डाला जा रहा है, चाहे वो कुंभ के नाम पे हो, चाहे हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र के नाम पे हो। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, दो आखर हैं प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो बताए ना, वो सवाल तो करते हैं, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं करते, पर वो गलत सवाल करते हैं और गलत लोगों से करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बाबा बागेश्वर माइनॉरिटीज़ को धमकी दे रहे हैं। उनके खिलाफ माइनॉरिटीज़ को धमकाने का जो है मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। लोग संविधान को नहीं समझते हैं, उसके मर्म को नहीं जानना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो डेमोक्रेसी को नहीं जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। बीते कुछ सालों में देश के अंदर संविधान के मुद्दे पर लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है, इस पर बहस काफ़ी देखी गई। चर्चाएं आम जनता से लेकर राजनीतिक तौर पर भी हुई कि आखिर देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश, संविधान को बदलने के प्रयास लगातार केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन इसी के साथ एक और चर्चा और तेजी से हुई जब बीजेपी के कई नेताओं के बयान सामने आते हैं, जब बाबा बागेश्वर समेत कई बाबाओं के बयान आते हैं कि जो देश है वो हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देनी चाहिए। ऐसे में मांग करते हुए बाबा बागेश्वर तो एक पहला देश का हिंदू गांव बनाने की कोशिशों में भी जुट चुके हैं। अब एक और बयान उनका सामने आया है कि अगर मुसलमानों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कायदे में रहें, फ़ायदे में रहें। अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार देश के अंदर जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, न्यायपालिका से लेकर केंद्र सरकार की मनमानी, वो मुद्दे गायब हैं, लेकिन उन मुद्दों में उलझाया जा रहा है देश को जिन मुद्दों से शायद देश का भला कभी ना हो। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ वो लोग हैं जिन्होंने सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर देश में बड़ा योगदान दिया। शुरुआत आपसे करती हूँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पहली बार हम लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय लेना चाहूँगी सर। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है, मैं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हूँ और मैं भारतीय विदेश सेवा में था और कई देशों में मैं भारत का राजदूत रह चुका हूँ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ गया हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ आजकल। अशोक जी, कई देशों में आप जा चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर मैं ये जानूँ जो आपका जीवन रहा, उस जीवन से लेकर तब के भारत में और अब के भारत में क्या बड़ा बदलाव, अंतर आप देख रहे हैं? बदलाव तो बहुत बड़ा है। हमारे समय में जब हम नौजवान थे तो आदर्शवाद था, एक अच्छे देश की हम परिकल्पना करते थे जहां बराबरी होगी और किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता नहीं होगी। हम अधिकतर लोग वामपंथी आंदोलन, समाजवादी या साम्यवादी आंदोलनों से भी जुड़े रहे, लेकिन आज के जब हम युवा वर्ग को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ठीक है, करियरिस्ट होना अच्छा है, हमने भी करियर बनाया। हम ये नहीं कहते कि हमने सब कुछ त्याग दिया, हमने भी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी, अच्छी रैंक पाई और विदेश सेवा में चले गए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि हमने अपने मूल्यों से कोई समझौता किया हो या हमारी पीढ़ी के लोगों ने समाज के बारे में कुछ इस तरह का सोचा हो कि हम पुरातनवादी बनेंगे या समाज में तर्कशील मुद्दों को या साइंटिफिक टेम्पर को, रैशनलिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे। इनफैक्ट हमारे वक्त में हम जब यंग थे सोचते थे कि रिलीजन है या ये जो कूप मंडूक अंधविश्वास हैं ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और देश का जो विकास होगा वो वैज्ञानिक सोच के साथ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस सांप्रदायिकता को हम समझते थे कि 10-20 साल में ख़त्म हो जाएगी, वो बढ़ती चली गई। ये हालात हो गए कि आज सांप्रदायिकता के अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं रहा है चुनावों में, या जातिवाद के अलावा। और उसके अलावा अंधविश्वास इतने ज़्यादा फैल गए हैं, ज़बरदस्ती लोगों को अंधविश्वासों में डाला जा रहा है, चाहे वो कुंभ के नाम पे हो, चाहे हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र के नाम पे हो। उसका कारण है क्योंकि जो आज की पूंजीवादी व्यवस्था है ये और जो साम्राज्यवाद है, ये लोग आम आदमी की आर्थिक समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं और उसको इन्हीं मामलों में उलझा के रखना चाहते हैं ताकि उनको अपनी परेशानियों का, अपनी गरीबी का, बेरोज़गारी का, महंगाई का असली कारण पता ना लगे और वो एक दूसरे को ही उसके लिए दोषी मानते रहें। यानी जो अदराइजेशन की, दूसरों को गैर बनाने की, या अपने से जो गैर है, हमसे अलग जो दिखता है उसको रेस्पॉन्सिबल बताने की जो मानसिकता है, इस मानसिकता के साथ आज का समाज जी रहा है। चाहे ये भारत हो, चाहे ये लैटिन अमेरिका हो, चाहे USA हो, चाहे कनाडा हो और चाहे यूरोप हो। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में
जो फार राइट है, जो दक्षिण पंथ है, उसका जिस तरह से उभार हुआ है वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और सबसे लेटेस्ट उदाहरण तो हमारे ट्रंप साहब हैं या एलन मस्क साहब हैं। लेकिन अशोक जी, जो आज का युवा है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या वो सरकार से सवाल ना करना सीख जाए, इसीलिए उसे हाथों में तलवार, सनातनी नारे और मंदिर मस्जिद में उलझा कर रख दिया? वो सवाल तो करते हैं, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं करते, पर वो गलत सवाल करते हैं और गलत लोगों से करते हैं। पहली बार हमने देखा कि जो मीडिया है वो बजाय उससे सवाल करने के जो पावर में है, वो जो हार चुके हैं, जो ओपोजिशन में है, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, उनसे सवाल करता है। यानी आप सवाल मजबूत से नहीं कर रहे हैं, आप कमज़ोर से कर रहे हैं कि आपकी वजह से ये सारी समस्याएं हैं। तो एक तो ये चेंज हुआ है, क्योंकि हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी को मलाई चाहिए। वो मलाई सत्ता से मिलती है, जिसकी सत्ता है उसके साथ जुड़ के रहना चाहते हैं। जहाँ तक यूथ की बात है, उन्होंने पढ़ना लिखना बहुत कम कर दिया है और उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया भी या व्हाट्सएप वगैरह भी। सीरियस या जो गंभीर किताबें हैं उन्हें कोई पढ़ता नहीं है। वो इतिहास भी देखेंगे तो उन्हें 4 लाइन में इतिहास चाहिए, 4 लाइन में इतिहास नहीं मिलता है। उसके लिए आपको अच्छी पुस्तकें पढ़नी होंगी। लोग संविधान को नहीं समझते हैं, उसके मर्म को नहीं जानना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है वो डेमोक्रेसी को नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि यदि मैं 35-40% वोट लेके पावर में आ गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास 100 में से 51 सीट आ गई तो मैं दूसरों का गला काट सकता हूँ। लोकतंत्र ये नहीं है। लोकतंत्र में आपको रोज़मर्रा की मैनेजमेंट की पावर मिल जाती है। यदि आपको 51% सीट मिल गई या 50% + 1 मिल गई, आपके हाथ में जो है, आप मैनेजर हैं, आपको मैनेज करने की तो है उसमें पावर, लेकिन आपको सब कुछ बदलने की पावर नहीं मिल गई। बाकी जो 49% मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के या आपकी किसी भी कमेटी के, या वो लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया, वो भी उतने ही हकदार हैं, उनका भी एक वोट है, आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया है कि मेरी मेजोरिटी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो मैं कहता हूँ वही कानून है, ये एक गलत धारणा है। सर, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम TS आहूजा है। मैं वकालत करता हूँ और दिल्ली PUCL का महासचिव हूँ। जी, आप वकालत करते हैं और वकालत में एक लंबा खासा अनुभव आपको होगा। देश में एक और बहस छिड़ चुकी है इन दिनों कि संसद बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट। होगा कि उपराष्ट्रपति का जो बयान आया धनखड़ जी का, उस बयान के मायने आप क्या देखते हैं? देखिए, बात यह है कि दोनों संस्थाएं अपने आप में बड़ी हैं। ये जो है अलग अलग पिलर्स हैं, एक सिविल सोसाइटी के अलग अलग पिलर्स हैं और उन पिलर्स के अंदर मीडिया को भी एक पिलर माना जाता है, लेजिस्लेचर को एक पिलर माना जाता है, जुडिशरी को अलग पिलर माना जाता है, एग्जीक्यूटिव को अलग पिलर माना जाता है। तो ये पिलर्स हैं जिनके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। अगर एक भी पिलर इनमें से कोलैप्स करेगा तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होने के जगह पर आ जाएगी। तो इनको एक दूसरे के विरोध में खड़ा करके नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और एक दूसरे को ये चेक एंड बैलेंसेस का एक रूप है जो हमारे संविधान में क्रिएट किया गया है। लेकिन अभी जो देश के अंदर सर तमाम मुद्दे, जो असल मुद्दे हैं, देश के बुनियादी मुद्दे, वो तो दरकिनार हैं। बहस चल रही है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाया जाए। अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ कानूनी तौर पर भी कि संविधान क्या इस चीज़ की परमिशन देता है। एक तरफ आज़ाद भारत की स्थिति और दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा लोगों की हिंदू राष्ट्र का सपना, आप दोनों को कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये बहस कोई आज शुरू नहीं हुई। ये बहस जो है वो जिस टाइम पे संविधान सभा बनी और संविधान बनाने की बात चल रही थी, उस टाइम पर भी हिंदू महासभा और कुछ उनके जैसे संगठन इंक्लूडिंग RSS वो इस तरह की डिमांड उठा रहे थे और जिसको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ खारिज किया गया था। क्योंकि जिन लोगों ने संघर्ष किया भारत की आज़ादी के लिए, वो इसके बारे में पूरी तरह से सचेत थे कि अगर भारत को एकजुट रहना है और आगे बढ़ना है तो वो सिर्फ आपसी सांप्रदायिक सद्भाव, प्रेम और स्नेह की भावना के साथ ही हो सकता है, आपस में लड़ भिड़ के नहीं हो सकता। और मेरे विचार से जो लोग आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनको इतिहास उठाकर देखना चाहिए कि अगर सही मायने में देखा जाए तो जो 47 में जो पार्टीशन हुआ, उसकी जड़ें हमें शुद्धि आंदोलन
और उस तरह के जो सांप्रदायिक दंगे जो उससे प्रिसीड किए, उनके बीच में हमको उनकी जड़ें मिलेंगी। तो अगर हमें उसको समाप्त करना है तो हमें आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे को इज्जत से देखना पड़ेगा। कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, सब एक बराबर है, हर एक की अपनी मान्यता है। और आज तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जब लोगों से उनका रिलीजन पूछा गया तो मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि हम एथिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि हम तो किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं। तो एक तरफ संसार एथिज्म की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हम वापस जो है आज से 2500-3000 साल पहले जाने की चेष्टा कर रही हैं। तो ये आपस में जब आप सेमीकंडक्टर की, आप इंटरनेट की, आप सोसाइटी को ओपन करने की, आप ओपन ग्लोबल ट्रेड की बात आप करते हैं और दूसरी तरफ आप 3000 साल पहले के पुराने रिलीजन में जाने की बात करते हैं जो उस टाइम पे जैसे रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता, तो दोनों का आपस में विरोधाभास है। देखिए, सरकार जो है वो 85 करोड़ लोगों को राशन देती है मुफ्त, ये दावा और वादा केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र के जो सपने हैं वो बाबा पाल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इतनी अगर बेरोजगारी और इतनी गरीबी देश में है तो हिंदू राष्ट्र बनकर क्या होगा। सर, आप मुझे समझाइए, जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात लगातार देश में होती है और भारत जाना पहचाना इसीलिए जाता है क्योंकि अनेकता में एकता है। लेकिन क्या हो जब बाबा बागेश्वर अल्पसंख्यक लोगों को ये कह रहे हो, ये चता रहे हो कि अगर कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। इस भाषा से, इस बयान से आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि बाबा बागेश्वर माइनॉरिटीज़ को धमकी दे रहे हैं। उनके खिलाफ माइनॉरिटीज़ को धमकाने का जो है मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उनको जेल में डालना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये खुलेआम इस देश के 17% लोगों को धमकाने की कोशिश है और सरकार इसको टॉलरेट कैसे कर रही है। एक तरफ धमका रहे हैं, दूसरी तरफ पहला हिंदू गांव बसाने की तैयारियों में जुट चुके हैं बाबा जी। नहीं, कौन है हिंदू? ब्राह्मण हिंदू है, ठाकुर हिंदू है, ओबीसी हिंदू है, बनिया हिंदू है, दलित हिंदू। कौन है हिंदू? बताइए आप हमको, कौन है हिंदू? पहले ये तो बताइए ना, हिंदू है कौन? लेकिन आजकल का युवा तो सिर्फ माथे पर, हाथ पर लिखवा कर चल रहा है कट्टर हिंदू। तिलक लगाने से कैसे हो जाएगा? कबीर साहब ने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, 2 आखर हैं प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो बताए ना, बागेश्वर कितना पढ़ा लिखा आदमी है, उसने PhD की है, डॉक्टरेट की है, अनपढ़ आदमी है, जाहिल आदमी है। लेकिन लाखों लोग उनको पूछते हैं। नहीं, लोग क्या है कि जाहिलों के पीछे भी बहुत सारे लोग चलते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन पढ़े लिखे लोगों के पीछे भी चलते हैं ना। ये देश अगर लोकतंत्र बचा हुआ है तो उन जाहिलों की वजह से नहीं बना हुआ, ये समझदार लोगों की वजह से ये देश लोकतंत्र बचा हुआ और ये देश बचा रहेगा। ऐसे बाबा आए और गए, ये देश बाबाओं का देश था, लेकिन संविधान तो बाबाओं को रिजेक्ट करके बना ना। तो ये जो लोकतंत्र है ये बाबाओं के बूते पे नहीं चलता, ये हमारे सांसदों के बूते पे चलता है, हमारे विधायकों के बूते पे चलता है, हमारे देश की राजनीति के बूते पे चलता है। और ये बात ठीक है, कुछ राजनीतिक दल का जो सीधा सीधा नहीं कहना चाहते, टट्टी की ओट में शिकार खेल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, टट्टी की ओट में हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना ही क्यों है? क्योंकि मुद्दे असल बहुत है सर। संविधान और हिंदू राष्ट्र, इस पर हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की, इससे पहले भी लोगों से हमने इस पर राय ली है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे बयानों से सर देश के अंदर सांप्रदायिक जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है? संभल आपको पता है यूपी का किस तरीके से हिंसा में भड़का, महाराष्ट्र में आगजनी हुई, एक के बाद एक राज्य जल रहा है, लेकिन नेताओं को, बाबाओं को अपने बयानों से इस तरीके की जो टिप्पणियाँ उससे बाज नहीं आ रही। देखिए, असल में क्या है कि जब आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर ध्यान नहीं रखते हैं, स्टेट जब अपराधियों के साथ कोलूशन कर लेती है, स्टेट राज्य जो है जब सांप्रदायिक घृणा फैलाने वालों की सांठगांठ कर लेती है, तो ऐसा होता है। मुझे लगता है जहाँ जहाँ दंगे हो रहे हैं, स्टेट की दंगा करने वालों के साथ सांठगांठ है, इसलिए सरकार और सरकार की मशीनरी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। और हमें एक देश का नागरिक होने के नाते हमें ये बात सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि जो सांप्रदायिकता कर रहे हैं, जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं और कुछ लोग मंदिर के नीचे बुद्ध विहार ढूंढ रहे हैं,
ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। ये देश को नहीं बनाना चाहते, ये आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। और हमें ध्यान भटकाने वालों से, नीतियों को लटकाने वालों से, कार्रवाई करने से डरने वालों से बच के रहना है और उन पर दबाव बनाना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। अब देखो कि हथियार लेकर लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें अपनी रक्षा करनी है, बंदूक दे दो। भाई पुलिस क्यों बनाई है, पैरामिलिट्री क्यों बनाई है अगर आप सबको हथियारों का लाइसेंस चाहिए? तो मैं समझता हूँ मिस प्रायोरिटी हैं। इसलिए हमारा मानना ये है कि चाहे वो बागेश्वर हो, चाहे कोई भी अनपढ़ बाबा हो, बिना पढ़ा लिखा आदमी हो, केवल माथे पे तिलक लगाने से कोई बाबा नहीं बन जाता। हमारे देश में बड़े बड़े बाबा हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए, गौतम बुद्ध हुए, कबीर दास हुए, संत रविदास हुए, संत मीराबाई हुई, इतने बड़े बड़े संत हमारे हुए। उन संतों का आचरण देखो और इन संतों का आचरण देखो, ये तो बाबाओं के नाम पर कलंक हैं। और मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ सर, जो कि बेहद ज़रूरी हो जाता है। केंद्र सरकार और देश की मीडिया ये बता रहा है और दिखा रहा है बीते कुछ सालों से कि देशों में विदेशों में डंका बज रहा है मोदी सरकार का, लेकिन जो इंडेक्स है भुखमरी का ले लें, मीडिया का ले लें या फिर पासपोर्ट की बात करें, ऐसे कई उदाहरण है हमारे पास जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि देश कितना पिछड़ता जा रहा है। ये दोनों ही पैमाने आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे देश के में जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार को यही नहीं पता कि सरकार चलानी कैसे और सरकार किस बात के लिए चलानी है। तो सरकार तो इस बात के लिए चलाई जाती है ना कि देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो। सामाजिक आर्थिक विकास टॉप हेडलाइन मेंटेन करने से नहीं होता, वो देश में नीतियों को लागू करने से होता है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, सरकार कह रही है कि मुद्रा लोन में 55 करोड़ लोन दे दिए। इस देश में कुल परिवार 35 करोड़ है, 35 करोड़ लोगों को 55 करोड़ लोन दे दिए। अब बताइए, यानी कि एक एक परिवार में 2-2 लोन दे दिए, तो वो ज़रूर जो है सरकार के में जो लोग शामिल हैं उन्हीं के रिश्तेदारों को एक परिवार को 2-2 लोन मिले होंगे। तो ये तो धंधा है। पूछो उनसे कि भाई 55 करोड़ लोगों की लिस्ट बता दो। तो आप ये मानते हैं कि सरकार देश नहीं चला रही बल्कि व्यापार कर रही है? मुझे लगता है कि सरकार केवल लोगों को मूर्ख बना रही है। आपका नाम और बता दीजिएगा। अशोक भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस, नैगडोर। चलिए, धन्यवाद सर। देखिए जी, और भी है, देखो सोचने की बात है कि 85 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हो, तो ये खुशी की बात है, ये दुख की बात है? ठीक है, सवाल लगातार कई लोग उठाते हैं कि आखिरकार अगर देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को राशन सरकार क्यों दे रही है? बहरहाल इस चर्चा को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या देश के बारे में सोचते हैं, वो बताइएगा ज़रूर। देखते रहिए 4PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।